क्लास 10 हमारे चैप्टर कार्बन तथा उसके यौगिक में हमारे पिछले टॉपिक में हमने कार्बन में बनने वाले बंधों के बारे में पढ़ा। हमने पिछले क्लास में एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड, द्विक बंध यानी डबल बॉन्ड और त्रिक बंध यानी ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ा। कार्बन के श्रृंखलन के इस गुण के पश्चात आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है कार्बन के अपर रूप। जब एक तत्व दो या दो से अधिक भिन्न रूपों में समान भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है तो उसके इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। कार्बन भी इसी प्रकार का तत्व है जिसके तीन अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। रासायनिक दृष्टि से इन अपर रूपों में समानता ये है कि अगर हम इन अपर रूपों को वायु में जलाएं तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बचता है और कोई भी अवयव शेष नहीं बचता। इसका तात्पर्य यह है कि यह तीनों रासायनिक रूप से एक समान है। ऐसे तो प्रकृति में कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन कार्बन के परमाणुओं से ही बने हैं। लेकिन एक जो मेन डिफरेंस है इनके अंदर वो ये है कि इनकी जो आबंधन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर इन संरचनाओं का निर्माण करते हैं वो भिन्न है। हीरे में कार्बन परमाणु अन्य कार्बन के 4 परमाणुओं के साथ मिलकर एक काफी दृढ़ 3D स्ट्रक्चर, जिसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी त्रिविमीय संरचना निर्मित करता है। हीरे को कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है, यानी कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब और ताप पर उपचारित करके हीरे के आकार के छोटे छोटे कण प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हीरा है उसकी तुलना में कृत्रिम रूप से प्राप्त हीरे के कण अभेद्य होते हैं। यानी प्राकृतिक हीरे में छिद्र किया जा सकता है लेकिन कृत्रिम रूप से प्राप्त हीरे में छिद्र नहीं किया जा सकता। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 दूसरे परमाणुओं के साथ होता है। जैसे हमने भी कहा हीरे में 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ, वैसे ही ग्रेफाइट में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ इसका संयोजन होता है। चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है जिसके कारण यह विद्युत का चालक होता है। हीरा और ग्रेफाइट भौतिक गुणधर्मों में बिल्कुल अलग है। हीरा जहां श्वेत चमकदार पारदर्शक है, वहीं ग्रेफाइट डार्क स्लेटी या काले रंग का यौगिक है। हीरा कठोर अवयव है जबकि ग्रेफाइट हीरे की तुलना में कठोर नहीं है। यह चिकना और फिसलनशील होता है। इसी वजह से ग्रेफाइट से पेंसिल की लिड, यानी जो पेंसिल की नोक वाला अवयव जो आपकी पेंसिल में पाया जाता है वो बनाया जाता है। तीसरा अपर रूप जो हमारा फुलरिन है, ये इसका एक अन्य वर्ग है। ग्रेफाइट को अक्रिय गैस की उपस्थिति में विद्युत भट्ठी में गर्म करने पर फुलरिन बनती है। किसी फुलरिन के लिए सामान्य सूत्र होता है Cn, जहां n बराबर सम संख्या। ये संख्या कभी भी विषम नहीं हो सकती। मीन्स C20, C22, C40, C80, C140 इस प्रकार के फुलरिन ही प्राप्त होंगे। सबसे पहले जो फुलरिन प्राप्त हुआ था उसका रासायनिक सूत्र था C60,
यानी 60 कार्बन परमाणुओं वाली एक संरचना। 60 कार्बन परमाणुओं वाली संरचना दिखने में एक फुटबॉल जैसी प्रतीत होती है। एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे जिन्होंने भवनों के ऊपर गुंबद के निर्माण में इस प्रकार की संरचनाओं को सबसे पहले प्रयुक्त किया था और उस गुंबद का नाम रखा गया था जियोडेसिक गुंबद। उन्हीं के नाम के आधार पर इनका नाम फुलरीन रखा गया। अब ये जो अपर रूप हैं ये किसी न किसी कार्य में प्रयोग भी किए जाते हैं। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, इसलिए इससे कांच को काटने का कार्य किया जाता है। इसमें एक विशिष्ट प्रकार की चमक होती है जिसकी वजह से इसका प्रयोग आभूषणों के निर्माण में होता है। अपारगम्य चट्टानें यानी जमीन के अंदर पेट्रोलियम या किसी अन्य अवयव या गैसों को प्राप्त करने के लिए चट्टानों में छिद्र करने के लिए हीरे का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मीय विकिरण के लिए इसकी संवेदनशीलता और हानिकारक विकिरण को तुरंत हटा देने की क्षमता भी इसमें होती है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। इसका उपयोग करके ड्राई सेल और इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। आपने टॉर्च में पड़ने वाला सेल देखा होगा, तो छोटे सेल आते हैं पतले, जो हमारे रिमोट कंट्रोल्स में टॉर्चेस में पड़ते हैं। पहले टॉर्चेस में मोटे और बड़े सेल्स पड़ते थे। यदि उन सेलों को तोड़ा जाए तो उनके बीच में ग्रेफाइट की एक रॉड होती है जो कि विद्युत धारा के उत्पादन के लिए सेल की संरचना में इस्तेमाल की जाती है। ग्रेफाइट से पेंसिल, काला रंग और पेंट बनाए जाते हैं। उच्च गलनांक के कारण ग्रेफाइट से बनी हुई क्रूसिबल उस संरचना का नाम है जिसमें किसी रासायनिक पदार्थ को रखकर उसे बहुत उच्च ताप तक गर्म किया जाता है। कार्बन से जो यौगिक मुख्य रूप से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। लेकिन कार्बनिक यौगिकों के संबंध में प्रारंभ में यह माना जाता था कि कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनते, जबकि खनिज के रूप में प्राप्त होने वाले यौगिकों को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। ऐसा माना जाता था कि सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिक जैव शक्ति से प्राप्त होते हैं। जैव शक्ति से तात्पर्य जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, कोशिकाओं में बनने वाले अवयव कार्बनिक यौगिक हो सकते हैं। बर्जीलियस ने जीवधारियों में एक रहस्यमय जैव शक्ति की परिकल्पना दी थी। उनका कहना था कि केवल जीवधारी ही ऐसे कार्बनिक यौगिक निर्मित कर सकते हैं। अब उन्होंने इसके लिए जो परिभाषा दी कि जैव शक्ति केवल जीवधारियों में उपस्थित होती है और यह जीवन के लिए अनिवार्य है। आगे चलकर बर्जीलियस के ही एक स्टूडेंट फ्रेडरिक वोलर ने अकार्बनिक पदार्थों की क्रिया द्वारा एक कार्बनिक यौगिक प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रयोगशाला में अमोनिया और साइनिक अम्ल की क्रिया कराई। बर्जीलियस के स्टूडेंट वोलर ने लैब में NH3 और HOCN यानी साइनिक अम्ल की परस्पर क्रिया कराई और प्राप्त किया NH4 OCN। इसे कहते थे अमोनियम साइनेट। इस अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर उन्होंने यूरिया प्राप्त किया। अमोनियम साइनेट
के गर्म होने पर यानी NH4OCl को गर्म किए जाने पर फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया प्रयोगशाला में संश्लेषित किया। जब फ्रेडरिक वोलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण कर लिया तो जैव शक्ति सिद्धांत समाप्त हो गया, क्योंकि यूरिया एक ऐसा अवयव था जो जीव जंतुओं की कोशिकाओं में निर्मित होता था मुख्य रूप से, और उनके उत्सर्जी अवयवों का प्रमुख भाग था। वोलर के पश्चात कोल्बे ने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से एसिटिक अम्ल का निर्माण किया। तो वोलर ने जो प्रक्रिया 1828 में की थी, आगे चलकर कोल्बे ने 1845 में उसी सिद्धांत के आधार पर कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, एसिटिक अम्ल का निर्माण किया। उन्होंने मेथेन का भी संश्लेषण किया, जिससे बर्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत का पूरी तरीके से अंत हुआ। अब इस पूरे घटनाक्रम में यह पता चलता है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे CH4 मेथेन है, C2H6 एथेन है, C2H2 एसिटिलीन है, C2H4 एथिलीन है। इसके अलावा C6H12O6 भी कार्बनिक यौगिक है, ये है ग्लूकोज। लेकिन ये कार्बनिक यौगिकों का व्युत्पन्न है। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न भी कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब जैसे कि आपने यहाँ देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति, यहाँ आपने देखा कार्बन और हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो इन्हें हम हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहेंगे, और ये एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन ही कहलाएंगे। तो कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण हाइड्रोकार्बन के द्वारा भी हो सकता है, और उन्हें हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहा जाएगा। तो जो भी हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिक। जैसे इन यौगिकों को आप देखिए, ये कार्बन और हाइड्रोजन से बने। तो हाइड्रोकार्बन की दो कैटेगरीज हैं। पहली संतृप्त, दूसरी असंतृप्त, और इनके लिए दो प्रकार के सूत्र प्रयोग किए जाते हैं। संतृप्त के लिए CnH2n और असंतृप्त के लिए दो सूत्र हैं, CnH2n और CnH2n-2। एक में दो जोड़ना है, एक में उसे हटा देना और एक में दो को और कम कर देना। तो अब यहाँ ये जो तीन कैटेगरी आपको दिख रही हैं, इस कैटेगरी का नाम है एल्केन श्रेणी। इसका नाम है एल्कीन श्रेणी और इसका नाम है एल्काइन श्रेणी। अब हम आपको इन तीनों फॉर्मूले में इसको यूज करने का तरीका बताते हैं। देखिए, हम कार्बन के लिए एक नंबर ले लें, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, और जहां जहां पर n है, इनमें से किसी भी एक गिनती को प्रयोग करें। तो अगर हम एल्केन श्रेणी का सूत्र लेते हैं और 1 को इस्तेमाल करते हैं, C1H 2 × 2 और +2
तो हमें प्राप्त होता है C1H4 यानी कि CH4। अब ये वाली आपको संरचना प्राप्त हो गई। अब यदि इसके स्थान पर हम 2 प्रयोग कर लें तो हो जाएगा C2H 2 दूनी 4 प्लस 2 यानी C2H4 प्लस 2 यानी कि C2H6। अब आपको एथेन प्राप्त हो गई। यदि हम इन नंबर्स को इन कैटेगरीज में इस्तेमाल करें, CnH2n ये है एल्कीन के लिए, तो C1H2 into 1 इक्वल टू CH2। पर ये कार्बन की चारों संयोजकताओं को संतुष्ट नहीं करता। कार्बन एक्चुअल में 6 परमाणु क्रमांक का यौगिक है, तो कार्बन के चारों तरफ होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। कोई संरचना बनाने के लिए 4 सहसंयोजी बंधों का बनना आवश्यक। अब CH2 को देखकर तो 2 ही हाइड्रोजन आ पाएंगे और 2 खाली रह जाएंगे, इसलिए ये संरचना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो कौन सी संरचना संभव होगी? C2H2 into 2 यानी C2H4, यह संरचना संभव है। मैंने इसका स्ट्रक्चर भी आपको पिछले वीडियो में दिया था कि यह एथिलीन की संरचना है। अब तीसरे सूत्र पर आते हैं, तो ये C2H4 क्या है? C2H4 है एथिलीन। अब हमारा तीसरा CnH2n -2 यहाँ इस्तेमाल करें, C2H2 into 2 -2 C2H4 -2 C2H2। तो एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ से प्राप्त किया और एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ से प्राप्त किया, तो हमको हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर मिले इस प्रकार से। यानी एक चीज यहाँ से स्पष्ट होती है कि संतृप्त यौगिकों में न्यूनतम एक कार्बन संभव है, लेकिन असंतृप्त यौगिकों में न्यूनतम एक कार्बन संभव नहीं है। असंतृप्त यौगिकों का निर्माण न्यूनतम 2 कार्बनों के द्वारा ही हो सकता है। तो इस तरीके से संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हो सकते हैं जो इन 3 सूत्रों के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, और वो ही इनके संरचना सूत्रों का निर्धारण भी करेंगे।